चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा था। रास्तों में ओस जम गई थी। ठंड इतनी थी कि लोगों के हाथ पैर सुन पड़े जा रहे थे। इतनी ठंड में ऑटो वाला रमेश अपना ऑटो लेकर रास्तों में घूम रहा था। उसे पैसेंजर की तलाश थी। साहब, कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूँ। रमेश को एक आदमी दिखा तो रमेश ने उससे पूछ लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा घर पास ही में है। मैं तो बस कुछ दवाइयाँ खरीदने गया था। दवाई? इस शब्द को सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसे भी तो दवाई खरीद कर घर जाना है। घर पर उसकी 3 साल की बेटी बीमार है और उसकी गर्भवती बीवी दर्द के मारे तड़प रही है। रमेश के पास उन लोगों के लिए दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी रात को इतनी ठंड में ऑटो लेकर बाहर निकला है। लेकिन अफसोस उसे एक भी भाड़ा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। घर लौटते ही उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई। बेटा आ गया बेटा, खाने को कुछ लाया है क्या? खाना नहीं माँ। बहू और पोती की दवाई? नहीं माँ, नहीं ला पाया। एक भी भाड़ा नहीं मिला, ऊपर से ऑटो का तेल भी खत्म हो गया। रमेश को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसकी बेटी पूजा को बुखार है। उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, आप आ गए ना, यही बहुत है। हमें बहुत चिंता हो रही थी। उसकी गर्भवती बीवी सरला ने दर्द से तड़पते हुए कहा, हाँ, हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम भूखे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मर्द ही समझ सकता है कि रमेश के दिल के अंदर तब क्या चल रहा था। वो दवाई और खाना तक नहीं खरीद पाया। लेकिन उस रात उन लोगों के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था और उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। रात बढ़ते ही ठंड पड़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा था, इसीलिए घर के अंदर भी ठंड बढ़ रही थी। वो चारों एक रजाई में ही सोए हुए थे। बीच रात को पूजा का बुखार बढ़ने लगा। माँ, पापा, मेरे हाथ पैर पे दर्द हो रहा है। ये सुनकर रमेश और सरला पूजा के सर पर जल पट्टी करने लगे। और कर भी क्या सकते थे वो। लेकिन अभी तो और भुगतना बाकी था। पूजा की तबीयत ठीक हो ही रही थी कि तभी जोर से तूफान आ गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में तूफान कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने आज हम जैसे गरीबों को अपने पास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। भगवान दयालु है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत ज्यादा तूफान शुरू हो गया। जो 2-3 दुकानें खुली थी वो भी बंद होने लगी। बाहर कुछ लोग बैठकर आग सेक रहे थे। अरे ये क्या, इतना भयानक तूफान! सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। भागो भागो! सभी इधर उधर भागने लगे। रमेश अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर डर से सहमा हुआ बैठा रहा और तभी एक दुर्घटना घट गई। उन लोगों के घर के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। तूफान में वो पेड़ अचानक से उन लोगों के घर के ऊपर गिर गया और घर टूट गया। अरे बाप रे, ये क्या? जानकी के पैर में चोट लग गई। वो लंगड़ाने लगी। हे भगवान, ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमने आखिर कौन सी गलती की है? चारों बैठकर रोने लगे। उनका घर भी नहीं रहा। वो लोग वहां से निकलकर ऑटो के अंदर चले आए। बैठ जाओ सभी, आज से यही हमारा घर है। जानकी, सरला और पूजा ऑटो के अंदर बैठ गए। लेकिन ऑटो में तेल नहीं था, इसलिए रमेश ऑटो धकेलने लगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए। इतनी ठंडी और ऊपर से तूफान के चलते ठंडी दुगनी हो गई। रमेश की बोलती बंद हो जा रही है। जानकी कहती है, ऐसी ठंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सरला गर्भवती है, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा है। उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त करके चुप बैठी है। लेकिन ज्यादा देर वो चुप होकर बैठ नहीं पाई। उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। रमेश बेसहारा सा महसूस करने लगा। सब कुछ आज रात को ही होना है क्या? ऐसे ही कुछ देर बीत गए। ऑटो के अंदर सरला तड़पती रही और ऑटो में ही उसकी डिलीवरी हो गई। उसे एक बेटी हुई। सरला ने उसे अपनी गोद में जोर से जकड़ लिया ताकि उसे ठंड न लगे और अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमेश को जैसे शक्ति मिल गई। वो दुगने जोर से ऑटो को धकेलने लगा। बारिश आई। बारिश में रमेश पूरा भीग गया। ऑटो के अंदर वो लोग सुरक्षित बैठे रहे।
ऐसी सुबह हो गई। भूख, दर्द और ठंड के मारे सभी बेकाबू हो गए थे। एक जगह आकर रमेश ने हार मान ली। नहीं, और नहीं होगा, और नहीं होगा। रमेश ऑटो छोड़कर बैठ गया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक जगह कच्चे चावल, कच्चे दाल और सब्जियां बांटी जा रही हैं। ये देखकर सरला ने कहा, भला कच्चे चावल और सब्जी लेकर हम क्या करेंगे? तभी पूजा को एक आइडिया आया। माँ, हम इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। मतलब इतनी ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी किसको अच्छी नहीं लगती? हम खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। पूजा का आइडिया सबको अच्छा लगा। नवजात बच्ची को लेकर वो 5 लोग थे, इसीलिए उनको बहुत सारा चावल, दाल और सब्जी मिली। रमेश ने लकड़ियों का इंतजाम किया और पूजा और सरला, जानकी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। आइए साहब, आइए, ठंडे ठंडे मौसम में हमारा गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग खिचड़ी खाने के लिए आए और खिचड़ी खाकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतने ठंडे में ऐसी खिचड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई हो गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। रमेश ने उन पैसों से कल के लिए चावल, दाल और सब्जी खरीदी और बाकी पैसों से दवाई और खाना। रात को उन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। कितने दिनों के बाद हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं। मत रो माँ, मत रो, मुश्किल दिन गए, अब हम हर रोज पेट भरकर खाएंगे। खाना खाकर वो लोग ऑटो के अंदर ही सो गए। अगले दिन फिर से खिचड़ी बनाई गई और आज कल से भी ज्यादा लोगों ने खिचड़ी खाई। ऐसे ही हर रोज खिचड़ी बिकती रही और उन लोगों के पास पैसे आते रहे। उन्हीं पैसों से रमेश ने एक बड़ा सा ऑटो खरीदा और वो लोग ऑटो लेकर पूरे शहर में खिचड़ी बेचते रहे। अरे वो देखो, ऑटो खिचड़ी वाला आ गया, चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, ठंड में स्वादिष्ट खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही वो लोग अमीर हो गए और रमेश ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया, लेकिन उसने ऑटो नहीं बेचा। अब उन लोगों को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को सब कुछ मिल गया और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नेहा बेटा, क्या बात है? स्कूल क्यों नहीं जाना? स्कूल तो जाना पड़ेगा, आपको खूब पढ़ना है ना। बेचारी नेहा रोते हुए कहती है, रास्ते में गांव के बच्चे कुबड़ी कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और स्कूल में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे स्कूल छोड़ने चलोगी तब मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है नेहा बेटा, आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन रोहिणी अपनी बेटी नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, तो उस दिन भी गांव के बच्चे नेहा के पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कुबड़ी कहकर चिढ़ा रहे थे। देखा माँ, मेरे साथ रोज यही होता है। तब रोहिणी ने नेहा को बहुत अच्छे से समझाया, नेहा बेटा, तुम इन बच्चों पर ध्यान ही मत दो, ये सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य माँ? नेहा बेटा, तुम्हारा लक्ष्य है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और जिंदगी में बेहतर मकाम हासिल करना। तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाना, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तुम्हें कोई भी कुछ कहे तो तुम उस पर ध्यान ही मत दो और कोई जवाब मत दो। ठीक है माँ। माँ से बात करते करते नेहा स्कूल पहुँच गई थी। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही नेहा को वहाँ भी बच्चे कुबड़ी बोलकर चिढ़ाने लगे। पहले बच्चों की बातों पर रोने वाली नेहा ने आज कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करके क्लासरूम में चली गई। इस कुबड़ी नेहा को आज क्या हुआ? पहले तो ये जोर जोर से रोती थी और आज इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसे तो मैं बताती हूँ। प्रिया नेहा की क्लास में पढ़ती थी। जब नेहा क्लासरूम में आई तो उसने देखा कि नेहा पहली सीट पर बैठी हुई थी। नेहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी सीट पर बैठ गई। तेरी सीट पीछे है, तू पीछे जाकर बैठ। क्यों? मैं पीछे क्यों बैठूं? क्योंकि तू कुबड़ी है और ऐसे लोगों को जिंदगी में पीछे ही रहना पड़ता है। तो क्या हुआ अगर मैं कुबड़ी हूँ? मैम के पूछे गए सारे सवालों के जवाब तो मैं ही देती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ही आगे बैठना चाहिए ना। प्रिया को नेहा से इतने बोल्ड जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में नेहा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जो सीधा क्लासरूम में एंटर कर रही क्लास टीचर के पैरों के पास जाकर गिरता है। ये क्या हो रहा है प्रिया? ये किसका बैग है? फिर प्रिया ने क्लास टीचर सुप्रिया मैम को सारी बात बताई। प्रिया, नेहा ठीक ही तो कह रही है, मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर सिर्फ वही देती है। और तभी सुप्रिया मैम ने भी बात को बदल दिया। हाँ, माना कि नेहा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे वाली बेंच पर वही बैठेगी। नेहा, तुम पीछे जाकर बैठो, प्रिया आगे बैठेगी। लेकिन मैम, हमेशा मैं ही क्यों? सुप्रिया मैम ने नेहा को डांटते हुए कहा। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है,
इतनी सी है और जबान इतनी बड़ी है। जा जाके पीछे बैठ, तुझे समझ में नहीं आता कि तू कुबड़ी है। इतना सुनते ही क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और बेचारी नेहा अपना बैग लेकर पीछे चली जाती है और प्रिया आगे बैठ जाती है। नेहा ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की। अरे मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेहा बिटिया, मैं कल ही तेरे साथ स्कूल चलूंगा और स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत करूंगा। अगर शिक्षक ही ऐसे व्यवहार करने लगेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। दूसरे दिन नेहा के पिता रामदीन नेहा के साथ उसके स्कूल गए और प्रिंसिपल से शिकायत की। देखिए रामदीन जी, आपकी बेटी कोबड़ी है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। नेहा बाकी बच्चों के साथ मेल नहीं खाती है, इसलिए इसे सब बच्चों से पीछे रखा जाता है। इसमें बुराई क्या है? अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप नेहा का नाम स्कूल से कटवा दीजिए और अपनी बेटी को घर में ही पढ़ा लीजिए। स्कूल से नाम कटवाने की बात सुनकर रामदीन चुप हो गए, क्योंकि गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं था। हर हाल में नेहा को उसी स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी थी। दुखी मन से नेहा के पिता अपने घर वापस आ गए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ रोहिणी की बातों को गांठ से बांध लिया था। तो क्या हुआ अगर मैं पीछे बेंच पर बैठती हूँ? मुझे किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं सबसे आगे बैठूंगी। नेहा लोगों की बातों को अनसुना करने लगी और दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ाई करती। स्कूल की परीक्षा में, प्रतियोगिता में हर जगह नेहा अव्वल आती। इस तरह से नेहा के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। पिताजी, मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुम पढ़ाई में बहुत होनहार हो। गांव में तो तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, यहाँ तुम्हारे साथ हम लोग थे, लेकिन तुम शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कैसे करोगी बेटी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शहर में भी कॉलेज के बच्चे तुम्हें कुबड़ी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नेहा के पापा, हमारी नेहा बहुत मजबूत दिल वाली है और बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। कोई कुछ भी कहे, नेहा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेहा को शहर जाने दीजिए। पत्नी की बात मानकर नेहा के पिताजी रामधनी नेहा को खुद गांव से लेकर शहर आते हैं और शहर के सबसे बढ़िया कॉलेज में नेहा का दाखिला हो जाता है। नेहा को उसी कॉलेज में हॉस्टल भी मिल जाता है। नेहा अब रोज कॉलेज जाने लगती है, लेकिन वहाँ भी लड़के और लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह मिस इंडिया, जरा साइड होकर चलो, अपनी पीठ से सारा रास्ता ही रोक लिया तुमने। अरे ये तो सीधी ही नहीं हो सकती भाई, बेचारी। और सभी हंसने लगते हैं। नेहा की आंखों से आंसू आने ही वाले थे कि उसे माँ की बातें याद आ गई और उसने ना तो किसी से उलझना ठीक समझा और ना ही रोना। वो चुपचाप अपनी क्लास में चली गई। कॉलेज में भी नेहा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी और हर साल कॉलेज में टॉप करती। इस तरह से 3 साल बीत गए और नेहा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब नेहा हॉस्टल छोड़कर शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लेती। पिताजी, मैं शहर में रहकर ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करूंगी। मुझे लगता है मैं ये परीक्षा जरूर पास करूंगी। ठीक है नेहा बेटिया, जैसी तेरी मर्जी। तो खूब पढ़ाई करना मेरी बच्ची, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं और तेरी माँ यहाँ ठीक है। हमारी चिंता मत करना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी पिताजी। नेहा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी खूब लगन से करने लगी। उसने मन में ठान लिया था कि अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगी और सबसे आगे बैठूंगी। कुछ साल बीत गए। एक दिन नेहा ने अपने माता पिता को फोन किया। हेलो पिताजी। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ की इच्छा आज पूरी हो गई। आप दोनों के आशीर्वाद से ही ये हुआ है। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? पिताजी, मैंने जिला कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली है और अब मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब मैं जल्दी ही गाँव आऊंगी। माँ कहाँ है? माँ से मेरी बात करवाइए। नेहा बेटी, कैसी है तू? माँ, नहीं नेहा बेटा, रोना नहीं है मेरी बच्ची। ये तो खुशी के आंसू है माँ। आज बहुत दिनों बाद रोई हूँ। कुछ दिनों बाद नेहा के गांव में उसी स्कूल में काफी हलचल दिख रही थी जिसमें नेहा पढ़ने जाया करती थी। अब सभी टीचर्स ध्यान से सुने, सभी को कल स्कूल आना है, कोई छुट्टी नहीं करेगा और सभी समय से पहले आएंगे। बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला लीजिए। नई कलेक्टर साहिबा स्कूल के निरीक्षण पर आ रही हैं। वो सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगी। दूसरे दिन जब कलेक्टर साहिबा स्कूल आती हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स उन्हें देखते रह जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कलेक्टर साहिबा को तो पहले भी कहीं देखा है ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत बार देखा है इन्हें। तभी कलेक्टर साहिबा सबको संबोधित करने लगती हैं। आप सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मैम, आप सबको मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। कुछ साल पहले इस स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो मेरी तरह कुबड़ी थी।
और वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे कुबड़ी होने के कारण क्लासरूम में सबसे पिछली सीट पर बैठने को कहा जाता था और आज मैं आप सबसे आगे बैठी हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी के शरीर की बनावट को देखकर ये निर्णय ना लें कि वो बुरा है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या पता वो आगे चलकर सबसे आगे निकल जाए। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता भी उस सभा में बैठे हुए थे, जिसमें नेहा की क्लासमेट प्रिया भी थी। तभी प्रिया अपनी जगह से उठी और मंच पर आकर बोली, कलेक्टर साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका स्वागत है, जरूर कहिए। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहिबा से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी क्लासमेट रह चुकी हूँ। मैंने कलेक्टर साहिबा को बहुत परेशान किया। मैंने ही उन्हें पीछे की सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया था और आज कलेक्टर साहिबा हम सबसे आगे हैं और हम उनसे बहुत पीछे। मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है और अब मैं उसे यही सिखाऊंगी कि वो कभी किसी का मजाक न उड़ाए, कभी किसी का दिल न दुखाए। कलेक्टर साहिबा बनी नेहा प्रिया को गले से लगा लेती है। आज नेहा सबके लिए आदर्श बन चुकी है। स्कूल के सभी बच्चों को नेहा का उदाहरण दिया जाता है। स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी नेहा की मेहनत और लगन की कहानी पढ़ाई जाने लगी। नेहा को अब कोई भी कुबड़ी नहीं कहता है।